वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज के इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो आनुवंशिक विकार होता है, ठीक है, जिसे हम लोग आनुवंशिक रोग के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है, आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। बाबू ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास चल रहा है, आज का जो सेशन है, इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चाहे वह कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, ठीक है। एनसीईआरटी का टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, इस एनसीईआरटी के टॉपिक में अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है बाबू, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार, ठीक है। इतना स्याही डाल दिए रे। ही गिर गया। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो रही थी बाबू। तो जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं, आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं। तो आनुवंशिक विकार के बारे में क्या बताया जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आनुवंशिक विकार, ठीक है। आनुवंशिक विकार, नाम से ही स्पष्ट है बाबू कि आनुवंशिक विकार किसको कहेंगे। तो वे रोग या विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है, ठीक है। उत्परिवर्तन के कारण होने वाली जो अनियमितता होती है, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली वह अनियमितता अर्थात एबनॉर्मेलिटी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक विकार किसे कहेंगे, तो वह विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात जो माता पिता से संतानों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं, उन विकारों को, उन रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग कहते हैं, ठीक है। अब बताया जाता है बाबू कि जो आनुवंशिक विकार होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से एक को क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि किसी एक आनुवंशिक रोग, किसी एक गुणसूत्रीय विकार का वर्णन करें या किसी एक कहेंगे कि मेंडेलियन विकार का वर्णन करें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको सतर्क तरीके से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आनुवंशिक विकार। तो आनुवंशिक विकार के बारे में हमने बता दिया बाबू कि आनुवंशिक विकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहे, तो वह विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है, उसे आनुवंशिक विकार कहते हैं। और आनुवंशिक विकार जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या बाबू, द मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होता है क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब कि मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार, ये दो प्रकार का विकार हो गया। अब इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में क्या बताया जाता है बाबू कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जीनों में उत्परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। जीनों में, किसमें, तो जीनों में उत्परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, अर्थात कौन कौन से रोग आते हैं। तो सबसे पहला जो रोग आता है बाबू मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत, वो क्या होता है, तो वो होता है हीमोफीलिया, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, हीमोफीलिया। दूसरा क्या होता है बाबू, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तीसरा क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चौथा जो होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया,
इत्यादि etc, ठीक है। तो हमने क्या बताया बाबू कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब कि जीनों में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है। जीनों में किसके कारण बाबू? तो परिवर्तन के कारण, जीनों में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है या जो आनुवंशिक विकार उत्पन्न होता है उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हमने क्या बताया? तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे कि ये हीमोफीलिया क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे टच करेंगे बाबू, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया के बारे में क्या बताया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है कौन? हीमोफीलिया। चलिए इसको हम लोग हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया को हेडिंग बनाते हैं। तो इस हीमोफीलिया को पढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट करके हमको बताते रहे कि हमारा ये जो क्लास चल रहा है यह कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तब हम जाकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में देखेंगे हम लोग बाबू। हीमोफीलिया अब कह रहा है बाबू कि हीमोफीलिया जो है लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, जिसके लिए उत्तरदायी जीन जो होता है वह हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है बाबू? तो लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। हीमोफीलिया उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, जिसके लिए उत्तरदायी जीन जो होता है बाबू कहाँ निर्भर रहता है? तो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है, ठीक है। इसके लिए उत्तरदायी जीन कहाँ उपस्थित रहता है? तो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है, ठीक है। बताया जाता है बाबू कि इस रोग का अध्ययन जो है सर्वप्रथम हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? तो हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने, हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इस रोग का अध्ययन जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में किया, ठीक है ना। इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, उस विक्टोरिया के राजघराने में हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इस रोग का अध्ययन किया। इसलिए इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो विक्टोरियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। विक्टोरियल डिजीज, ठीक है। हीमोफीलिया को विक्टोरियल डिजीज कहते हैं। अब कह रहा है बाबू कि हीमोफीलिया को विक्टोरियल डिजीज कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो हमने ये बता दिया कि हीमोफीलिया का अध्ययन जो है सबसे पहले हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में किया था। इसलिए इस इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राजघराने में किया था, ठीक है। इसलिए इस हीमोफीलिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो विक्टोरियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब एक बात और बताया जाता है बाबू कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनमें रक्त के जमने की कैपेसिटी जो होती है समाप्त हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम लोगों में क्या होता है कि जब कभी कट जाता है, फट जाता है, तो वहाँ से ब्लड जब बाहर आने लगता है तो वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा उस व्यक्ति में रक्त जमने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो जब रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में आप ही अनुमान लगाइए कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगेगा या कहीं कटेगा फटेगा तो क्या होगा? रक्त तो जमेगा नहीं, क्योंकि रक्त जमने की कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है उत्परिवर्तन के कारण। तो जब रक्त जमने की कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है तो उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को कहीं कट जाता है या फट जाता है तो उस कटे हुए भाग से अर्थात क्षतिग्रस्त हिस्से से शरीर का समस्त रक्त क्या होगा? शरीर से बाहर रिलीज होगा। और जब शरीर का समस्त ब्लड शरीर से रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो रक्त के अभाव में रोगी की क्या हो जाएगी? अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा,
हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग काहे कहते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहने का रीज़न क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है और उसको चोट लग जाता है या कहीं कट फट जाता है तो क्षतिग्रस्त हिस्से से शरीर का समस्त रक्त शरीर से बाहर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त के अभाव में रोगी की या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग काहे कहते हैं, ठीक है। अब बाबू बताया जाता है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो हीमोफीलिया की वंशागति, ठीक है। हीमोफीलिया की वंशागति अर्थात हीमोफीलिया रोग जो होता है अगर मान चलिए कि जनक में है तो संतान में जाएगा तो कैसे जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देख ले हम लोग क्या बाबू, तो हीमोफीलिया रोग की वंशागति, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है, वो देखेंगे क्या बाबू हम लोग, तो इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया की वंशागति, ठीक है। किसकी वंशागति बाबू, तो हीमोफीलिया की वंशागति। चलिए देखेंगे एक एक करके, ठीक है। हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है, तो बताया जाता है बाबू केस 1, ठीक है। पहला कंडीशन देखेंगे हम लोग कब, तो जब पुरुष जो है सामान्य हो और स्त्री रोगवाहक हो, ठीक है। जब पुरुष क्या हो, सामान्य हो और स्त्री रोगवाहक हो। जैसे यहाँ पे अगर मेल की बात की जाए तो मेल जो होगा नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल मेल में क्रोमोसोमल कंडीशन XY के फॉर्म में होगा। और फीमेल क्या है, तो रोगवाहक है अर्थात कैरियर फीमेल है, ठीक है, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल का मतलब क्या आता है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं है लेकिन उसके जीन जो है अर्थात हीमोफिलिक जीन जो है वह उपस्थित है। तो इसमें कैरियर फीमेल में कंडीशन क्या होगा, XX, ठीक है। लेकिन क्या है, तो एक X क्रोमोसोम पर ये हीमोफिलिक जीन जो होंगे उपलब्ध होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इनके बीच जब क्रॉस होता है तो उस स्थिति में क्या होगा बाबू, ये नॉर्मल गैमेट बन जाएगा। इधर भी क्या होगा, तो 50% नॉर्मल गैमेट बनेगा और 50% एबनॉर्मल होगा, अर्थात 50% जो युग्मक होगा वो कैरियर होगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए इस तरीके से तो क्या होगा, XX, फिर यहाँ पे XX। अंतर क्या होगा कि एक X क्रोमोसोम पर ये जीन उपस्थित होगा, ठीक है। अगर ये क्रॉस कंडीशन हो जाए यहाँ पे, इधर तो Y होगा ना, एक Y होगा, XY, गलती हो गया था, XX होगा, फिर यहाँ पे ये फीमेल जो होगी कैरियर होगी। लेकिन अगर यहाँ भी गलती हुआ है, दोनों एक X होगा एक Y होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक H वाला जीन अर्थात हीमोफिलिक जीन अवेलेबल होगा। ये कंडीशन अगर इसके साथ हो रहा है तो ये होगा ऐसे। अर्थात देखिए अब ये जो क्रॉस कराया गया है इस क्रॉस का कंडीशन समझिए, कह रहा है कि पुरुष सामान्य और स्त्री रोगवाहक हो तो इनके द्वारा उत्पन्न जो संतान होंगे उनमें हीमोफीलिया का कंडीशन क्या होगा, तो जो पुरुष सामान्य होंगे उसको XY से सूचित कर दिए, स्त्री रोगवाहक है तो एक X पर ये हीमोफिलिक जीन उपस्थित हो गया और एक X जो फ्री हो गया। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो फीमेल होगी, जितनी भी फीमेल होगी बाबू, ठीक है, मतलब मान के चलिए कि जितनी भी फीमेल है उसमें से 50% स्त्रियाँ अर्थात फीमेल चाइल्ड जो होगी कैरियर होगी और 50% नॉर्मल होगी। और जितने भी पुरुष होंगे अर्थात जो मेल चाइल्ड होंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बाबू, तो कैरियर फीमेल, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल, ये जो होगा हीमोफिलिक होगा अर्थात रोग ग्रसित होगा,
और ये जो होगा क्या बाबू, तो नॉर्मल होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कंडीशन, देख ले कंडीशन दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। दिख रहा है आपको, इसको नोट कर लेंगे। ये केस 1 हो गया जिसमें स्त्री जो है कैरियर है और पुरुष जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे केस 2, और केस 2 में देखेंगे कि पुरुष यदि हीमोफिलिक हो और स्त्री भी कैरियर हो तो उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होंगे वो किस कंडीशन के होंगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे, ये भी कंडीशन देख लिया जाए। ये केस 1 हो गया, केस 2 में देख लिया जाए। मिटा दिए, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर वहाँ से, हमने बताया ना कि इस कहेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय रुपेश सर। वहाँ से जाकर आप इसको कवर कर सकते हैं, या डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर बायोलॉजी बाय रुपेश सर, तो वहाँ से आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया बाबू, हम लोग केस क्या देखना है, केस सेकंड देखना है हम लोग को। ठीक है, केस सेकंड, और केस सेकंड में हमने क्या बताया बाबू कि मेल जो है वह हीमोफिलिक है। ठीक है, हीमोफिलिक मेल, पुरुष यदि रोगग्रसित हो और स्त्री अगर कैरियर हो, कैरियर फीमेल। ठीक है, तो इनमें जब क्रॉस होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर संतान कैसा होगा, तो संतान का कंडीशन देख लिया जाए यहाँ पे। अब देखिए इनके द्वारा जो उत्पन्न संतान होंगे वो कैसे होंगे। ये क्या होगी बाबू, तो हीमोफिलिक डॉटर होगी। हीमोफिलिक डॉटर, ये क्या होगी, तो कैरियर होगी, वाहक होगी। ठीक है, ये क्या होगा, तो हीमोफिलिक मेल होगा। और ये क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, कंडीशन क्या था बाबू, तो यदि पुरुष जो है रोगवाहक हो और स्त्री जो है पुरुष जो है रोग ग्रसित हो और स्त्री रोगवाहक हो तो उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान होंगे वे इस कैरेक्टर वाले होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, तो हीमोफीलिया और हीमोफीलिया से रिलेटेड हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें और देखकर बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो का चूँकि बैकअप देना आप लोगों का काफ़ी अहम योगदान रखता है हमारे इस चैनल के लिए, तो इसलिए आप चैनल का बैकअप देते रहें, समय समय पर कमेंट भी करते रहें और कमेंट करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।